Hello students, good evening and welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Science Academy. Students, I hope कि आप बहुत ढंग से ठीक से खुश रह के स्वस्थ रह के अपनी तैयारी ढंग से आप लोग चला रहे होंगे। स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में याद करिए हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और वहां पर हम लोगों ने देखा था ये नहीं पढ़ा गया था क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा गया था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया था कि अगर दो प्योर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच क्रॉस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, तो F1 जनरेशन में खाली वही कैरेक्टर आएगा जो डोमिनेंट होगा। और इसी पर ये सब बातें आपसे की गई थी, लेकिन वहां पर हमने आपसे दिखाया था कि इसके तमाम एक्सेप्शन हैं, जिसे मिला था आपका एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिला था, जिसको हम लोगों ने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नाम दिया था। और 2-3 एग्जाम्पल भी हम लोग वहां पे बात किए थे, याद करिए आप लोग। हम लोग बात किए थे कि वहां पर जो 4 o'clock प्लांट है वहां देखा गया था कि अगर रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट से अगर क्रॉस करेंगे तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली वहां पे रेड मिलना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो वहां नहीं रेड नहीं बल्कि वहां क्या मिला था, वहां पर पिंक मिल गया था। ऐसे ही हम लोग बात किए थे कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि वहां पर स्नैपड्रैगन एंटेरियम मेजस वहां लीफ साइज बताया गया था, तो मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पर एक मेल प्लांट है, इसकी लीफ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर वाइडर लीफ है, प्योर है, इसको क्रॉस कर दिया जाए मान लीजिए दूसरे फीमेल प्लांट से, उसकी लीफ साइज मान लीजिए कह दिया जाए कि 2 सेंटीमीटर वाइडर है। तो अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर यहाँ पे अप्लाई होता तो लीफ की साइज क्या मिलती, ये डोमिनेंट है वाइडर और ये नैरो है, तो वाइडर अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जो F1 मिलता उसमें 4 सेंटीमीटर वाइडर लीफ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता। जो एंटीरिनम मेजस हो, याद रखिएगा एंटीरिनम मेजस ये स्नैपड्रैगन है, यहां पे जो लीफ की साइज होती है ना, लीफ साइज आप इसको रट लीजिएगा, ये शो करती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो करती है। और ऐसी केस में क्या हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, हाँ हाँ रवि थोड़ा क्लास में है अभी, हाँ बताओ, हाँ कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आपको कोई मैग्नीट्यूड मिले, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि प्लांट की हाइट है, एक टाल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, कर दिया जाए, मान ली कह दिया जाए कि टाल प्लांट जो है इसकी हाइट मान ली कह दिया जाए 20 सेंटीमीटर है और क्रॉस किया गया मान ली ड्वार्फ प्लांट से, इसको मान ली कह दिया जाए कि यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हाइट वाला है, और कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो प्लांट हाइट अगर मान लीजिए अगर कंट्रोल होती है जिस जीन से, वो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो F1 प्लांट में प्लांट हाइट क्या होगी, तो ध्यान दीजिए अगर ये डोमिनेंट रिसेसिव शो कर रहा होता तब तो आप यहां लिख देते 20 सेंटीमीटर, तब 20 होता। यानी अगर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो होगा तो दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंटल कैरेक्टर यहां पे आ जाएगा, जैसे टाल यहां पे डोमिनेंट है तो 20 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और लोग गलती कर बैठते हैं, आप गलती करते ही नहीं करेंगे। अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तब क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, तब कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात अगर की गई है तो याद रखिएगा कि ऐसे केस में क्या मिलेगा, दोनों का एवरेज मिलेगा। और कैसे निकलेगा, तो यहां पर मिलेगा 20 + 4/2,
20 + 4/2 यानी कि 24, 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हाइट का आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 सेंटीमीटर हाइट आएगी। इसी तरह से स्नैपड्रैगन जो प्लांट है आप इसको रट लीजिएगा, इसका बॉटनिकल नेम होता है एंटीरिनम मेजस। स्नैपड्रैगन कहते हैं इसको कॉमन नेम में। यहाँ पर जो लीफ की साइज होती है शो करती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो याद रखिए, अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाइडर, असल में ये वाइडर है और ये नैरो कहा जाता है, इसको नैरो कहा जाता है, संकरी लीफ, पतली लीफ। तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता तब तो 4 सेंटीमीटर ये सही है। आपने क्या कहा, यहाँ पे शो होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये नहीं सही है। तो सही क्या होगी, दोनों को जोड़ के, दोनों की साइज जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, मतलब इसका निकालना पड़ेगा एवरेज। तो सही आंसर क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 4 + 2/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो कल के क्लास में है हमने आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था। जैसे वहां कहा गया था कि 4 o'clock प्लांट में 2 तरह के फ्लावर्स हैं, रेड और व्हाइट। तो रेड और व्हाइट का वहां पर मिक्सचर आया था पिंक। आज हमने आपको क्वांटिटेटिव एग्जांपल दिए, क्वांटिटी वाले साफ साफ एग्जांपल दिए कि अगर लीफ की साइज वाइडर वाले प्लांट की अगर 4 सेंटीमीटर है और नैरो स्पीसीज की अगर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो क्रॉस करेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, तो सिंपल क्या करें, इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। 4 + 2/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगी या लीफ की साइज हो जाएगी। ऐसे किसी अगर एग्जांपल में कह दिया जाए कि यहाँ पे प्लांट हाइट जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से गवर्न हो रही है, तो अगर 20 सेंटीमीटर हाइट वाले प्लांट को क्रॉस कर दिया 4 सेंटीमीटर वाले से, तो जो हाइट होगी वो कितना निकलेगी, दोनों का एवरेज निकलेगा, यानी 20 + 4/2 यानी कि फाइनली 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जहां जहां पर इस तरह की बात होती है आप वहां पे इस बात को ढंग से समझ जाएंगे। अगर क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी का एवरेज निकाला जाता है, और अगर क्वालिटी की बात होगी तो वहां पर दोनों का मिश्रण निकाला जाता है। जैसे रेड और व्हाइट का मिश्रण कैसा होता है आप जानते हैं, पिंक होता है। इसी प्रकार एक और बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। आप जानते हैं कि जो हमने कहा था कि प्लमेज कलर इन पोल्ट्री, जो मुर्गे मुर्गियां होते हैं उनमें जो पंख का जो रंग होता है, कलर इन पोल्ट्री, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, याद रखिएगा। अब देखिए इसकी इतनी रिडिकुलस स्टोरी इसकी है। हुआ होता ये था, जब तक इस बात का पता नहीं चल गया था कि प्लमेज कलर जो होता है, यानी जो मुर्गे मुर्गियों में पंख का रंग जो होता है वो गवर्न होता है किससे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले जींस से। तब तक रूल ये था कि अगर ब्लू कलर के विंग वाली, ब्लू कलर के पंख वाली अगर कोई मुर्गा या मुर्गी किसी भी पोल्ट्री फार्म, किसी भी फार्मर के यहाँ अगर पैदा होती थी, तो तुरंत लेके जाता था वो इंग्लैंड के राजा के पास, और राजा को यहाँ पे चर्च ने आदेश दिया था कि आप ये सिंपली के, ये क्या है, सिंपली डायरेक्शन ऑफ गॉड है कि उस फार्मर को, उस पोल्ट्री हाउस के ओनर को उसके बराबर तौल के सोना आप दीजिए। तो जितने ग्राम का होता था वो ब्लू कलर के पंख वाला वो चूजा होता था, उतना ग्राम सोना तौल के राजा को देना पड़ता था, और ये माना था गार्ड का ये डायरेक्शन है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई गार्ड का डायरेक्शन वगैरह नहीं है। यहाँ पे सिंपली है क्या कि प्लमेज कलर में जो जीन है वो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। और वहां पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए ये मेल है, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का प्लमेज है, पंख जो है ब्लैक कलर का है, और इसको क्रॉस कर दिया, मान लीजिए फीमेल यहाँ पे व्हाइट कलर की है। तो जब कभी भी ब्लैक कलर वाले कॉक का व्हाइट कलर के पंख वाली हेम से अगर क्रॉस होगा, तो यहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट के बीच कौन रिलेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। तो F1 जनरेशन में जो यहाँ पे इनका ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, तो ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर कैसा होता है, ब्लू होता है। यहाँ पे ब्लू ही पैदा होगा, ये कोई भगवान की इच्छा उच्छा नहीं है,
ना कोई डायरेक्शन है, ये सिंपली छोटा सा एक साइंस है। जब इस बात का पता चल गया कि वास्तव में ब्लू और ब्लैक जो होता है, जो प्लमेज कलर है, जो पंख का रंग है, वो एक्चुअली क्या है, वो गवर्न होता है जिस जीन से, उस जीन के अंदर पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला रिलेशन, यानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पाई जाती है। और इसलिए हम जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, पेरेंटल जनरेशन के कलर का करेक्टर का ब्लेंड आएगा। ब्लेंड मतलब मिक्सचर आएगा। इस तरह से यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। यहाँ पर अब क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है। और ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर नहीं ब्लू मिल जाएगा। और जब इस बात का पता चला तो वो प्रथा इंग्लैंड में बंद करा दी गई थी कि भाई नहीं, असल में क्या है, ये साइंटिफिकली गवर्नड एक प्रोसेस है। यहाँ पे प्लमेज कलर को, पंख के रंग को जो जीन गवर्न कर रहा है वो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कर शो करता है। और इसी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का रिजल्ट है कि जब कभी बाई चांस ब्लैक का व्हाइट से क्रॉस हो गया तो ब्लू कलर वाला ही यहाँ पर पंख वाला चूजा मिलेगा, उसका आपस में मिलेगा। तो समझिए दुनिया में कैसी कैसी हास्यास्पद बातें होती रही हैं, वो भी कहाँ, अमीर लोग के यहाँ बहुत विकसित। भाई इंग्लैंड की बात है, ये अपने समय का मोस्ट इंटेलिजेंट जो कंट्री था उसकी कहानी है, मोस्ट प्रॉस्परस था, बड़ा धनवान था, हमारे यहाँ भी उसने शासन किया है, उनकी एक कहानी है। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टोरी हमने आपको बता दिया, हमने कई एग्जाम्पल लेकर बता दिया। पिछले क्लास में हमने सारी रेशियो बना के बता दिया था कि वहां पे असल में क्या होता है। आपको याद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि इस केस में आप जानते हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि दोनों के दोनों ही मतलब बोथ F2 बोथ मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक और जीनोटिपिक सेम होती हैं। यही मेन बात है आपको याद करने के लिए। F2 मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम। जीनोटिपिक रेशियो जो होती हैं समान होती हैं, रेशियोज आर सेम, दोनों बराबर बराबर होती हैं। और कितनी होती हैं, 1:2:1, यानी मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होती है और मोनोहाइब्रिड F2 जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 ही होती है। ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमने डाई हाइब्रिड भी निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड जो यहाँ पर जो F2 रेशियो होगी वो भी सेम ही होगी। मतलब कि जहाँ कहीं भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा वहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ पे F2 मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक और F2 मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक या F2 डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक या F2 डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक, दोनों रेशियो सेम होती हैं। इसमें आप ये बात इंपॉर्टेंट मान के याद करिएगा। इस पर सारी और बातें हमने पिछले क्लास में बता दिया था और इसी के साथ आपका ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला सारा मैटर एग्जाम्पल के सहित हमने आज पूरा किया। ठीक है ना, आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले लॉ पे चलते हैं। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैंने कहा था कि असल में जनरलाइजेशन है, जहां कहीं भी आप क्रॉस कराएंगे वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पर कई एक्सेप्शन हैं, कई अपवाद हैं। मेनली मैंने 3 आपको याद करने के लिए कहा था। एक मैंने बताया था वही जो अभी हमने डिस्कस किया, स्नैपड्रैगन प्लांट जो है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरिनम मेजस, वहाँ लीफ की साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो प्लमेज पंख का रंग है, जो स्पेशली एंडेलुजियन मतलब फावेल्स में, मतलब मुर्गा मुर्गी कह लीजिए, वहाँ पर भी ये जीन एग्जाम्पल में आता है। और इसी प्रकार से हमने बताया आपको कि जो 4 o'clock प्लांट होता है वहाँ पर फ्लावर का कलर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो उसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कलर जैसे क्वालिटी ऐसी कोई चीज होगी तो मेल और फीमेल के क्वालिटी का ब्लेंड या मिक्सचर या फॉर्म में ले दिया जाएगा। जैसे मेल अगर रेड फ्लावर कलर वाला है, फीमेल अगर व्हाइट फ्लावर कलर वाला है, तो रेड और व्हाइट का मिक्सचर कैसा होता है जानते हैं, पिंक होता है। तो फॉर्म में पिंक आ गया, याद करिए। ऐसे आज हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक जो मेल मान लीजिए जो ब्लैक कलर के पंख वाला है, फीमेल व्हाइट कलर के पंख या प्लमेज वाला है, तो फोन क्या हो जाएगा, ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि ब्लू हो जाएगा। ऐसे हमने कहा था कि अगर मान ली प्लांट की हाइट है और वहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है
एक का मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, अगर आपको एक का मान लो हाइट अगर 20 सेंटीमीटर है, अगला मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो वहां पर एवरेज निकाला जाता है अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो 20 + 4/2 यहाँ पे कितना आया था, 12 आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुतायत में पूछे गए हैं, 12 पूछे गए हैं, इसमें कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए लेते हैं मेंडल का अगला नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नियम का जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं होता जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, और इस नियम का नाम है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए भी। तो अगला हम लॉ शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट्स भी कहते हैं, और इस लॉ का जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, हालांकि कुछ केसेस एक्सेप्शन की अब रिपोर्ट हो गई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल की किस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आपका आंसर यही रहेगा। तो दो बात याद करिए, पहली बात क्या, जनरली इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, जनरली दिस लॉ हैज नो एक्सेप्शन, पहली बात याद रखिएगा। हालांकि एक्सेप्शन इसका भी है, फिर भी अगर पूछते हैं कि किस लॉ का एक्सेप्शन नहीं है, तो इसी का एक्सेप्शन बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत ही कम है इसलिए छोड़ दिया जाता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये लॉ किस पर बेस्ड है, ये लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ये लॉ है बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ये लॉ बेस्ड है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा अब क्या करना है, सिंपली कुछ मत करिए, मेंडल साहब ने जो कहा है वही लिख दीजिए। वो लिखने से कुछ बात समझ में आएगी नहीं, तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो आप पहले फिनोटाइप लिखेंगे उसी का जीनोटाइप लिख दीजिएगा, और उसी का जीनोटाइप लिखने के बाद हर बात समझ में आ जाएगी। तो पहले हम सिंपली क्या करते हैं कि मेंडल साहब ने जो किया था वही मैं लिख दे रहा हूं, है ना, इसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं लगानी है, सिर्फ ही वही लिख दे। देखिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस कराया था। तो मान लीजिए मैं कहूं कि हमने यहाँ पे फ्लावर कलर को, जैसे प्लांट हाइट मान लीजिए, हम यहाँ पे प्लांट हाइट कैरेक्टर ले रहे हैं और इसको लेके हम करा दे रहे हैं। तो आप नियम जानते ही हैं, नॉर्मल क्रॉस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और कैरेक्टर उनके कंट्रास्ट फॉर्म में, ये होता है, याद रखिएगा। हमने यही कहा था, प्योर एंड कंट्रास्ट। नॉर्मल क्रॉस के लिए दो ही वर्ड आपको याद रखना था, हमने इससे बहुत प्रैक्टिस कराई है, मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चन इस पे कराए थे, याद करिए, मिक्सर टाइप का दे करके। तो आपने क्या रखना है, तो आपका ये मेल कैसा हो जाएगा, मेल हो जाएगा प्योर और टाल, प्योर एंड टाल हो गया। फीमेल कैसी होगी यहाँ पर, तो फीमेल यहाँ पर हो जाती है, कैसी हो जाएगी, प्योर और ड्वार्फ हो जाएगी, यही ना, यही होता है ना नॉर्मल क्रॉस में। ये आपका पेरेंटल जनरेशन हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि जब इस क्रॉस को कराएंगे तो अगली जनरेशन में F1 मिलेगा, और F1 में आप जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि टाल और ड्वार्फ में से कौन डोमिनेंट है, टाल, तो आपका F1 हो जाएगा हाइब्रिड, टाल यहाँ पर हो जाएगा। और जब मेंडल साहब ने इसकी सेल्फिंग किया, जब इसकी सेल्फिंग कराई गई तो क्या मिला, तो सेल्फिंग के बाद आप जानते हैं कि F2 जनरेशन मिलता है, तो यहाँ पर F2 जनरेशन मिली, और F2 में क्या मिला, तो F2 में मिला ये कि यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट मिले, टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट मिले, और इनकी रेशियो क्या मिली, यहाँ पर मिला 3 और इसको यहाँ पर मिला 1, यही मिला था ना। तो सिंपली आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख दिया और कुछ नहीं किया हमने इसमें अपनी कोई बुद्धि लगाई नहीं है, कुछ नहीं किया है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं इसमें, अब देने जा रहा हूं। जब इसका जीनोटाइप लिखेंगे तब जाकर आपको ये समझ में आएगा
क्या समझना है हमको, इस लॉ की टाइटल पे आइए, क्या लिखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में आपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। कोई चीज यहाँ पे सेग्रीगेट होती है, सेपरेट होती है, क्या सेपरेट होती है अभी दिखाई देगा। ऐसे इसका नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब गैमेट यहाँ पर प्योर होते हैं। तो ये दोनों बातें हमको एक्सप्लेन करनी है, समझनी है कि यहाँ पे इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा गया है और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहा गया है। यहाँ पर सिंपली जब आप ये क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर ये बातें एक्सप्लेन नहीं होती हैं या कहीं समझ में ढंग से नहीं आती हैं। तो आप जैसा किए हैं वैसा सिंपली याद रखिए। कोई सा आप नॉर्मल क्रॉस कराएंगे तो नॉर्मल क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में आप जानते हैं कि पेरेंटल जनरेशन का जो यहाँ पर डोमिनेंट होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका डोमिनेंट आ गया। जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड की सेल्फिंग करते हैं तो आप जानते हैं F2 जनरेशन आती है, ठीक है ना। सेग्रीगेशन थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए ऐसा कि जब हमने टाल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो यहाँ पर टॉल मिला, F1 जनरेशन में टाल मिला। लेकिन जब F1 के टाल की सेल्फिंग करी, और सेल्फिंग का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं। सेल्फिंग का मतलब है कि F1 जनरेशन का जो टाल प्लांट है, जो हाइब्रिड टाल है, उसी F1 जनरेशन के प्लांट का उसी का हम मेल आर्गन भी यूज करेंगे और उसी का फीमेल आर्गन भी यूज करेंगे। तो जब मेल और फीमेल दोनों ही आर्गन सेम प्लांट का यूज किया जाए इसको सेल्फिंग कहा जाता है। तो जब इसकी सेल्फिंग की गई, यानी जब खाली हमने यहाँ पे टॉल यूज किया इस अगले वाले क्रॉस में, तब क्या मिला कि आप देख रहे हैं टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी मिला। इससे एक बात का पता चल रहा है कि जो F1 जनरेशन का जो टॉल है, एक्चुअली ये टॉल क्या है, इसके अंदर टॉलनेस के साथ साथ ड्वार्फनेस का भी जीन छिपा हुआ है। ये जो हाइब्रिड टाल है, इस अभी हम देखेंगे इसको जो टाइप लिखा जाएगा तो कि इस हाइब्रिड टाल के अंदर क्या है कि यहाँ पे टॉलनेस के साथ साथ ड्वार्फनेस का भी जीन है। और इसीलिए तभी तो आप देख रहे हैं कि जब टॉल की सेल्फिंग कर रहे हैं तो टॉल के साथ यहाँ पे ड्वार्फ भी आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक बात थोड़ा हिंट हो रही है या हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि टाल के अंदर क्या था, टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों का जीन था। जब हमने इसकी सेल्फिंग की तो सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, टाल अलग चला गया और ड्वार्फ अलग चला गया। इतनी बात आप यहाँ से कह सकते हैं। लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन जो हम देना चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, सिंपली इसी का लिख दीजिए जीनोटाइप, और इसके जीनोटाइप में सारी बात आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए हम इसका जीनोटाइप लिख करके और पूरे लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग, इसी का हम लिखेंगे जीनोटाइप। देखिए ऐसे, देखिए आप क्या है, ये हमारा मेल था, प्योर टाल था। तो प्योर टाल क्या होता है, कैपिटल टी होता है। क्रॉस कर दिया हमने किससे, ये फीमेल। एक ऐसा था प्योर ड्वार्फ था, यहाँ होता है स्मॉल टी इन होता है। ये आपका हो गया पेरेंटल जनरेशन। अब क्या करिए, सिंपली आप जानते हैं क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस का मतलब होता है सिंपली गैमेट्स का फ्यूजन। तो गैमेट बनाइए। तो अगर मैं यहाँ से गैमेट बनाऊं, गैमेट बनाना आपको खूब सिखाया गया, खूब आपको हमने प्रैक्टिस कराई थी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही तरह का तो खाली एलील है। तो जब मियासिस होगी गैमेट बनाते समय क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो पेयर में है उस पेयर खाली वैसे एक ही बस आएगा एक गैमेट में। तो इस तरह से मेल गैमेट में आएगा कैपिटल टी और फीमेल गैमेट में ऐसे आ जाएगा स्मॉल टी। ये आगे दोनों गैमेट हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों गैमेट को मिला देंगे तो हमको F1 जनरेशन का प्लांट मिल जाएगा। तो F1 क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही आपका F1 जनरेशन का ये प्लांट हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इसी F1 जनरेशन की प्लांट की सेल्फिंग करा दीजिए। तो अब इसी F1 की सेल्फिंग की जाती है और इसी की जब सेल्फिंग आप करेंगे तो फिर अब आपके यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको F2 जनरेशन मिल जाएगी। तब थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है तो बगल में करा के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा F1 है, इसी की मैं सेल्फिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए जैसा इसी F1 की सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कि इसी को आप मेल समझेंगे और इसी को फीमेल, दोनों यही है। यही हमारा मेल भी, यही हमारा फीमेल भी है। तो हमारा ये मेल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मेल हमारा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। बात यहाँ सेल्फिंग की हो रही है तो फीमेल भी इसी को माना जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस करके फीमेल भी हमारा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यही बात होगी ना। सेल्फिंग का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फिंग का मतलब है कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है वही एज मेल और वही एज फीमेल दोनों यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो बस आप इसको इसी सेल्फिंग कर रहे हैं। क्रॉस का नियम आप जानते हैं, जब भी सेल्फिंग कराएं कोई भी क्रॉस कराएंगे क्या करें, गैमेट बनाएंगे।
अब देखिए जैसा हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने ये जा रहे हैं कि जब आप यहाँ पे गैमीट बनाएंगे, अब यहाँ पर जब गैमीट बनेगा तो याद रखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए आप जानते हैं, याद करिए कि जब गैमीट बनेगा तो आप जानते हैं रिडक्शन डिवीजन होगा, और जब रिडक्शन डिवीजन होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में हिंट किया थोड़ा सा कि मेंडल्स लॉ का खाली एक्सपेरिमेंट मत पढ़िए, वो तो क्लास 10th में भी पढ़े थे हम लोग भाई। आज पीजीटी की तैयारी की बात हो रही है, थोड़ा सा इसका साइटोलॉजिकल बेसिस पढ़ना है। इसलिए हमने आप लोगों से कहा था कि मेंडल्स लॉ पढ़ते समय थोड़ा सा पहले जो रिडक्शन डिवीजन मेनली है उसको ढंग से पता होना चाहिए, आपको पढ़ के आना चाहिए। वही बात देखिए मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। होगा क्या, अब ये पेयर में है, आप जानते हैं क्रोमोसोम पेयर करेंगे, और जब एनाफेज आएगा तो आप जानते हैं क्या करते हैं, जो पेयर के क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यही बात होगी ना, तो क्या हो जाएगा समझिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जब गैमेट बनाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो पेयर के जो दो यहाँ पे एलील्स हैं क्या करेंगे, और आगे यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी वाला चला जाएगा एक पोल पर और स्मॉल टी चला जाएगा दूसरे पोल पर। याद करिए कब ऐसा होता है, गैमीट फॉर्मेशन के समय जब मियासिस होती है, तो जब एनाफेज आता है, याद रखिएगा, तो एनाफेज फर्स्ट में आप जानते हैं क्रोमोसोमल सेपरेशन हो जाता है। तो जो पेयर के जो दो क्रोमोसोम यहाँ पर थे वो क्या करेंगे, एनाफेज में अलग अलग पोल पर चले जाएंगे। तो एक पोल पे चला जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी जीन वाला क्रोमोसोम, और अपोजिट पे जाएगा स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम, ये चला जाएगा। तो दो तरह के गैमेट बन गए यहाँ पर। इसी प्रकार याद करिए ये जो फीमेल है इसका भी यही हाल होगा, इसके भी जो यहाँ पर जो होंगे ये भी दो तरह के गैमेट बनाए, मतलब मैं कलर रिएक्शन कर लूँ, ये भी दो तरह गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए अलग हो गए, एनाफेज में अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल टी गया एक पोल पर, स्मॉल टी गया दूसरे पोल पर। ध्यान दीजिए ये फीमेल है, ये दोनों फीमेल के गैमेट्स हैं, और ये मेल है तो ये दोनों मेल के गैमेट हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात बन गई। मेल के गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बने। मतलब इसी सेल्फिंग को जो यहाँ पर नीचे लिखना था, जगह नहीं था, तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए हमने ऊपर लिख दिया है। यानी कि हमने यहाँ पे सेल्फ क्रॉस की बात हम यहाँ से कर रहे हैं, सेल्फिंग यहाँ पर हम यहाँ ला के करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका F1 का हाइब्रिड है। सेल्फिंग का मतलब इसी को मेल मानिए और इसी को फीमेल मानिए। क्रॉस कराने में क्या करना है, गैमेट बनेगा ही बनेगा। गैमेट कैसे बनेगा, इनको सेपरेट कर दीजिए। तो एक पोल पे गया कैपिटल टी मतलब टॉलनेस वाला जीन गया या क्रोमोसोम गया, दूसरे पे ड्वार्फनेस वाले जीन वाला क्रोमोसोम गया। ऐसे यहाँ भी हो गया। ये दोनों फीमेल गैमेट हो गए, ये दोनों मेल गैमेट हो गए। ठीक, अब आप जानते हैं क्रॉस कराने क्या करेंगे, 1 by 1 हर मेल गैमेट को हर फीमेल गैमेट से आपको सिंपली फ्यूज कराना है, तो आपको मिल जाएगा, आपका जीनोटाइप मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर इस मेल गैमेट ने इस फीमेल को फर्टिलाइज किया तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी। ध्यान दीजिए ये मिल गया कैपिटल टी मिल गया। अगर इसी मेल ने इस फीमेल को फ्यूज किया होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाता। अब आज ये भी आपका मेल गैमेट है। अगर इस मेल गैमेट ने इस फीमेल को फर्टिलाइज किया तो अगेन वही कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि दाएं बाएं करने में आप चाहें तो कैपिटल टी को लिख लीजिए दाहिने चाहे बाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, कंपोजिशन सेम होना चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिल गया। और अगर इस मेल गैमेट ने इसे फ्यूज किया होता तो स्मॉल टी ये जीनोटाइप आपको मिलता। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि कैपिटल टी कैसा है, ये डोमिनेंट एलील फॉर फ्लावर कलर, सॉरी प्लांट हाइट मतलब टॉलनेस का एलील है। और स्मॉल टी कैसा आप जानते हैं, ये ड्वार्फनेस का एलील है। और हम ये भी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो खाली टॉलनेस वाला आप देख रहे हैं एलील है, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका टॉल हो जाएगा। और ये टॉल कैसा होगा आप जानते हैं, प्योर टॉल होगा। क्यों, हम पढ़े थे अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे इसे कहा जाता है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। और पाया जाता है किसमें, प्योर में, तो आपका प्योर टॉल हुआ। फिर इसको वहां पे इसे मैं पी लिख दूं, पी फॉर प्योर टॉल हुआ। अब यहाँ पे आइए कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान दीजिएगा ये दोनों का क्या हाल होगा भाई। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, आप देख रहे हैं कि पेयर का एक एलील कैपिटल टी है मतलब कि टॉलनेस वाला है, एक एलील स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस वाला है। और हम पढ़े हैं कि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में केवल एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है और वो होता है यहाँ पर डोमिनेंट वाला। तो डोमिनेंट यहाँ पर कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। यानी प्लांट कैसे होंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे टाल होंगे। लेकिन ये टाल कैसे होंगे, ये हाइब्रिड टाल होंगे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस
मतलब यहाँ पे कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस वाला भी एलील है और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस वाला एलील है, लेकिन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, यानी टॉलनेस तो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं होगा, ये भी आपका टाल हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एलील किसके हैं, ड्वार्फनेस वाले हैं, यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ड्वार्फ मिलेगा और प्योर भी होगा। ये भी मैंने आपसे कहा था कि रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा ही प्योर होते हैं, तो चाहे आप यहाँ प्योर लिखिए चाहे मत लिखिए, अगर ड्वार्फ है तो प्योर ही होगा, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा ही प्योर होते हैं। ये बात हो गई। अब मान लीजिए हमको निकालना है F2 फिनोटाइपिक रेशियो, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है फिनोटाइप में क्या देखना है, ये देखना है कि टाल है कि ड्वार्फ है। तो यहाँ पे क्या देखना है, टाल गिनिए। अब प्योर हाइब्रिड के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि अगर फिनोटाइप देखा जाएगा तो जैसा आपको टाल ये प्योर वाला दिखाई पड़ेगा वैसा ही हाइब्रिड वाला भी टाल होगा। तो देख करके हम नहीं बता पाएंगे कि प्योर वाला है कि हाइब्रिड वाला है, सिंपली आपको टॉल दिखेगा। हाँ, अगर टेस्ट क्रॉस करा दिया जाएगा इसकी प्योरिटी टेस्ट हो जाएगी, लेकिन वो भी हम करने नहीं जा रहे हैं। तो सिंपली ये भी टाल है और ये दोनों भी टाल हैं। तो टाल कितने हो गए, 1 2 3, तो टाल हो गया आपका 3 और ड्वार्फ हो गया 1। यानी कि अगर मैं कहूंगा आपसे कि टालनेस और ड्वार्फनेस का जो यहाँ पर एलील है उसकी रेशियो करेक्टर, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो F2 जनरेशन मिलेगी क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं टाल कितना है 1 2 3, तो इस तरह से टाल आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 3 मिलेगा, और इस टू ड्वार्फ कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं। ड्वार्फ यहाँ पे 1 मिलेगा और ये F2 जनरेशन हो गई। ये क्रॉस हमने लिख दिया। अब देखिए जरा सा, आपके इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। असल में है क्या कि ये जो हमने पूरा लिखा है राइट साइड में, इसको यही नीचे लिखा होना चाहिए, तो आप चाहे नीचे लिखिए अपनी कॉपी में। इसका नाम है, पहला नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। साफ साफ देखिए जरा सा, आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन के इस हाइब्रिड में आप देख रहे हैं यहाँ पे F1 जनरेशन के हाइब्रिड में ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ हैं। यानी देख रहे हैं कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है, इसी को मिला के यहाँ दिखाया हूँ, यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ हैं। तो इस तरह से जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है वहां पे दोनों जो अपोजिट ट्रेट वाले जो जीन्स हैं या एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हैं, लेकिन जब गैमेट बनने का समय आया तो क्या हो, देखिए अलग अलग हो गए। कैपिटल टी गया अलग गैमेट में, स्मॉल टी गया अलग गैमेट में। यही हाल आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फीमेल जो हाइब्रिड है, तो फीमेल जो हाइब्रिड है सेल्फ क्रॉस वाली, यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हैं, यानी अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले एलील एक साथ हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब गैमेट बनने का समय आया तब क्या हो गया, सेग्रीगेट, यहाँ पर हो गया सेग्रीगेशन, यहाँ पर हो गया सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण हो गया, अलगाव हो गया। क्यों अलगाव हो रहा है तो हम जानते हैं, याद करिए, अगर आपको मियासिस ढंग से याद है तो याद करिए कि जब आप पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट में आप जानते हैं 5 फेज आती है। कौन कौन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसमें जो जाइगोटीन होती है, उसी जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग शुरू हो जाती है, हो भी जाती है कह लीजिए। और ये पेयरिंग कब तक क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन रहते हैं, जब तक एनाफेज नहीं आ जाती है। तो इस तरह से प्रोफेज के ही जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है, मेटाफेज में भी पेयरिंग बनी रहती है, और जब एनाफेज फर्स्ट आती तब जाके क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय आप जानते हैं क्या होती है, मियासिस होती है। इनफैक्ट हायर प्लांट में मियासिस होती है, स्पोर फॉर्मेशन के समय होती है। गैमेट का भी यहाँ पर जिक्र आप कर सकते हैं। तो इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं एनाफेज में, और उस एनाफेज में क्रोमोसोम के अलग अलग होते ही क्या हो जाएगा कि जो पेयर के एलील साथ साथ थे क्या हो गए, देखिए अपोजिट पोल पे चले गए, यानी अलग अलग हो गए। हम क्या कहेंगे, इस लॉ का नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों है, इसका नाम जो है याद रखिएगा, इसका नाम हम कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ये क्या है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्यों है, तो आप कहेंगे कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होता है, उस हाइब्रिड में दोनों एलील एक साथ रहते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन का समय आता है, एनाफेज आती है,
तो दोनों एलील पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होके अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। तो नाम पड़ गया इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। अब इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसका एक नाम जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट वाला भी ये लॉ है, लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी है ना ये। तो गैमेट कैसे कह दिया आपने प्योर है, याद रखिएगा। अगर एक सेल में, जैसे मान ली हमने कहा कि हमारे पास ये सेल है, इसमें खाली एक ही टाइप का एलील है, चाहे वो सिंगल हो चाहे पेयर में हो, अगर खाली एक ही टाइप का एलील है तो आप इसको कहेंगे प्योर है। यानी ये सेल कैसी है, प्योर है। ये भी सेल कैसी है, प्योर है। लेकिन कोई ऐसी सेल हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ आ जाएं, तो आप इसे कहेंगे क्या है, हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है। ये सेल कैसी है, हाइब्रिड है। ये कैसी है, प्योर है। ये कैसी है, प्योर है। तो अगर सेल में या सेल के न्यूक्लियस में किसी जीन के का खाली एक एलील हो या पेयर में भी हो, लेकिन एक ही टाइप का हो, खाली या तो डोमिनेंट का या खाली रिसेसिव हो, तो प्योर कहलाता है। हाइब्रिड कब कहलाएगा, जब एक ही सेल के अंदर उस जीन का डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ आ जाए, तो आपका हाइब्रिड हो गया। ठीक। अब यहाँ पे आप आइए, देखिए ऐसा कि जब ये प्लांट आपका, ये देखिए प्लांट कैसा है, प्योर है। हाँ जी, प्योर प्लांट आपका है, प्योर है। तो जब आपका प्लांट यानी पेरेंट प्लांट प्योर था, तो गैमेट कैसा है, ये भी प्योर है। यानी प्योर प्लांट के गैमेट हमेशा ही प्योर होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। प्योर प्लांट के गैमेट हमेशा प्योर होते हैं। प्लांट आपका प्योर तो गैमेट प्योर। तो जब हम नॉर्मल क्रॉस कर रहे थे तो आप देख रहे हैं ये क्या है, प्योर टाल है। तो यहाँ पर प्लांट यानी पेरेंट प्योर है तो गैमेट भी आपका प्योर है। फीमेल में आ जाइए, ये फीमेल कैसा आपका, पी फॉर प्योर, प्योर है तो गैमेट भी प्योर है। यानी प्योर प्लांट के गैमेट हमेशा प्योर होते हैं। लेकिन जब इसी F1 जनरेशन के हाइब्रिड की सेल्फिंग आप कर रहे हैं, तब आप आइए यहाँ पर, ये प्लांट कैसा है, देखिए हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। गैमेट कैसे हैं, प्योर, गैमेट फिर प्योर हो गया, गैमेट प्योर है। यानी प्योर प्लांट का गैमेट तो प्योर होता ही होता है, हाइब्रिड प्लांट का गैमेट भी प्योर होता है। ध्यान दीजिए, ये प्लांट फीमेल कैसी है, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। लेकिन गैमेट कैसे हैं, प्योर। ये भी गैमेट कैसा है, प्योर, पी फॉर प्योर समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लांट प्योर होता है तब तो गैमेट प्योर होता ही होता है, जब प्लांट हाइब्रिड होता है तब भी गैमेट प्योर होता है। यानी गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे प्लांट आपका प्योर हो अथवा हाइब्रिड हो, ठीक ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो अब एक कहानी वास्तव में हमारे समझने की थी, इस लॉ का नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों है। तो आप बताएंगे कि जो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड प्लांट होता है, इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ रहते हैं। यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दोनों एलील एक साथ हैं, लेकिन यही ऑर्गेनिज्म जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट बनते समय आप जानते हैं चूंकि एनाफेज में क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है, तो उसी के साथ दोनों एलील क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे। तो इस तरह से इन एलील्स का या दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले एलील का अलग अलग गैमेट में जाना ही कहलाता है सेग्रीगेशन। तो इस नाम पड़ गया इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। लेकिन इसका एक नाम और क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो कैसे आप बताएंगे, तो उसको बताने के लिए आप कहेंगे कि देखिए भाई, जब हमारा प्लांट प्योर था तब तो गैमेट प्योर है ही है, यानी प्योर प्लांट के गैमेट तो प्योर होते ही होते हैं। लेकिन जब हम सेल्फिंग क्रॉस में या सेल्फ क्रॉस में जब हम हाइब्रिड को लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस ये प्लांट हमारा कैसा, एच मतलब हाइब्रिड है, प्लांट हमारा हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड प्लांट के भी गैमेट कैसे हैं, प्योर हैं। तो अगर किसी सेल में खाली एक ही टाइप का अगर एलील रहेगा, जैसे मान हमने प्लांट हाइट की बात करी, या तो खाली प्लांट हाइट वाला कैपिटल टी हो या प्लांट हाइट वाला ड्वार्फनेस वाला खाली स्मॉल टी हो, तो कहलाएगा आपका प्योर। हाइब्रिड कब कहलाएगा, जब एक ही सेल के अंदर दोनों कंट्रास्टिंग, दोनों अपोजिट कैरेक्टर के एलील एक साथ प्रेजेंट हो, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो इसे हमने कहा था हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, और ये पाया जाता है हाइब्रिड्स में, ठीक है ना। तो आपका ये हाइब्रिड है, लेकिन गैमेट कैसा है, प्योर है।
तो प्योर प्लांट के गैमेट तो प्योर होते ही होते हैं, हाइब्रिड के गैमेट भी हमेशा ही प्योर होते हैं। यानी गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, मे द प्लांट बी प्योर आर हाइब्रिड। गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे प्लांट आपका प्योर हो चाहे हाइब्रिड हो। इसीलिए इस क्रॉस को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ये मेन बात है और यहां पर आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। फिनोटाइप लिखते समय तो सिंपली आपने कहा कि जो मेंडल ने कहा वही लिख दीजिए, आप हो गया काम आपका। लेकिन उससे काम नहीं बनेगा भाई, वो क्लास 10th वालों के लिए है, हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए क्या है, आप एक्सप्लेन करिए, प्रूव करिए कि व्हाई यू आर कॉलिंग दिस लॉ एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है, या इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहा जाता है। ये सारी बात हमने आपको दिखा दिया और सब कुछ सामने दिख रहा है कि अगर फिनोटिपिक की बात करेंगे तो टाल यहाँ पे 3 है, ड्वार्फ यहाँ पे 1 है, रेशियो क्या मिली 3:1 मिली। और जीनोटिपिक की बात करें तो भी साफ साफ दिखाई पड़ा, देखिए होमोजाइगस टाल प्योर टाल, हेट्रोजाइगस टाल और प्योर ड्वार्फ। तो क्या रेशियो देखिए, होमोजाइगस टाल मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है 1, देखिए 1 है। हेट्रोजाइगस टाल कितना है 2 है, और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है 1 है। तो रेशियो क्या मिल गई 1:2:1। तो अगर जीनोटाइप पे आप जाना चाहें तो वो भी आपको दिख रही है, होमोजाइगस टाल 1, रेशियो हेट्रोजाइगस टाल कितना है 2, और फिर लास्ट में होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है 1। तो रेशियो क्या मिल गई 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है 1:2:1, और फिनोटिपिक दिखाई पड़ रही है कितना 3:1। ठीक, इस तरह से असल में इस लॉ को पढ़ना चाहिए। आई होप कि ये लॉ आप ढंग से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आप में से किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, अगर होगा तो बताइएगा, उसको क्लियर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट पढ़ना है। इसमें मेनली फोकस आपको यही करना है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कह रहे हैं, इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कह रहे हैं। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गैमेट्स के प्योर होने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट हमेशा प्योर क्यों होते हैं। तो बस जो सेग्रीगेशन है वही है बेसिस फॉर द प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब जरा सोचिए, ये प्लांट हमारा हाइब्रिड है, F1 जनरेशन का हाइब्रिड है। अगर गैमेट फॉर्मेशन के समय अगर एनाफेजिक सेपरेशन ना होता, अगर ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील या जीन को कैरी करने वाले क्रोमोसोम अगर अलग ना होते, अलग अलग पोल पे ना जाते, तो क्या यहां पर आपको गैमेट प्योर मिलता, ना मिलता, ठीक ना। तो याद रखिए कि जब गैमेट फॉर्मेशन का समय आता है, क्या याद रखिएगा, एनाफेजिक सेपरेशन हो जाता है, मतलब सेग्रीगेशन हो जाता है, और एक पोल पे चला जाता है पेयर का डोमिनेंट एलील वाला क्रोमोसोम चला जाता है एक पोल पर, और दूसरे पोल पे चला जाता है इसके रिसेसिव वाला। यानी यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता है, और सेग्रीगेशन के नाते, पृथक्करण के नाते ही गैमेट क्या हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। याद रखिएगा, पेयर के क्रोमोसोम का एनाफेज में अलग अलग होना ये कहलाता है क्या, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। डिसजंक्शन, सेपरेशन होता है। तो डिसजंक्शन के कारण ही यहाँ पर जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते पेयर के अलग हो जाते हैं, और क्रोमोसोम ऑफ पेयर अलग होने के साथ ही साथ जो उन पर प्रेजेंट जो जीन्स एंड एलील्स हैं उनका भी सेपरेशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी याद करिए, जब आप लोग न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे तो वहां दिखाया जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय एक आध, जो मैंने हमने कहा ह्यूमन को ही ले लीजिए, तो वहां पे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सब के सब अलग नहीं होते, एक आध पेयर नहीं होते हैं अलग, पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पे चले जाते हैं, है ना। और जब एक ही पोल पे चले जाएंगे क्या हो जाएगा, वहां पर उस इवेंट को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी वहां पे सेपरेशन नहीं हुआ। और जब सेपरेशन नहीं होगा तो परिणाम क्या मिलेगा कि एक गैमेट में 22 क्रोमोसोम हो जाएगा और एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो नियम ये कहता है कि गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या जो सोमैटिक सेल्स हैं उनकी आधी होनी चाहिए। तो अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूं तो ह्यूमन में आप जानते हैं सोमैटिक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं।
तो नियम ये कहता है कि जब गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर ठीक आधा हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक आधा तभी होगा जब गैमेट फॉर्मेशन के समय हर पेयर का क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा, हर पेयर का अलग अलग हो जाएगा। और अगर हर पेयर का क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, अगर एक आध पेयर क्रोमोसोम अगर अलग नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं जो गैमेट्स बनते हैं वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर नहीं रहता। और आप जानते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे, आप करिए, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम पढ़ा होगा, तो जो सिंड्रोम्स मिलते हैं याद रखिए, वहां पे टर्नर सिंड्रोम मिलता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मिलता है, याद रखिए। तो इस तरह के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ही मिलता है, यानी कि एक आध पेयर के क्रोमोसोम अलग नहीं होते, और जब क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो वहां पे गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर बराबर नहीं मिलता। पता चला कि एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम हो गए, अगले में 23 हो गए। यही एक्सेप्शन है केवल, याद रखिएगा। बाकी हर जगह जनरली क्या मानते हैं, इस लाख कोई एक्सेप्शन नहीं है, और वो उस तरह से न्यूमेरिकल का चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर बदल जाता है। और वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी, जब चेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी बातें वहाँ पर आएंगी। प्रेजेंट टाइम में आपको यही बात यहाँ पर इतना ही जानना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूं कि आपको खुद एक्सप्लेन करना है कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं, या इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं। तो इतना देखने सुनने के बाद आई होप कि अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इस पर कोई क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी इंट्रिकेटेड पैटर्न में इसके ऑप्शन बना लिए जाए। ठीक, आई होप कि आपको ये लेक्चर ढंग से समझ में आ गया होगा। और बस आज यही क्लास को आज हम रोकते हैं। थोड़ा सा क्लास शुरू करने में देर हो गई थी, हम थोड़ा सा चले गए थे, तो यहाँ पर घर पहुँचते पहुँचते 7-8 मिनट 10 मिनट देर हो गया था। तो चलिए, हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, अदरवाइज क्लासेज आपकी रेगुलर चलेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ ये क्लासेज आपके बड़े काम की होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, और नेक्स्ट में एग्जाम में आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल करेंगे। इसी के साथ a lot of thanks to all of you and goodbye.